बिहार के पूर्णिया के रंगबाज पप्पू यादव अब साल आ गया था 2008। दिन 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे, प्यार का दिन। लेकिन पप्पू यादव के लिए यह दिन सजा का दिन साबित हुआ। पटना के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अजीत सरकार हत्याकांड में फैसला सुनाया और पप्पू यादव और उनके साथ पूर्व विधायक राजन तिवारी दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पप्पू यादव को जेल जाना पड़ा, लेकिन पप्पू यादव कहां हार मानने वाले थे। 11 महीने बाद ही 21 फरवरी 2009 को लोकसभा चुनावों से ठीक पहले पप्पू यादव को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गए। लेकिन इस बार पप्पू यादव लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सके क्योंकि हाई कोर्ट ने पप्पू यादव के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। लेकिन उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने चुनाव लड़ा। 2008 में ही बनी सुपौल लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन रंजीत रंजन को हार का सामना करना पड़ा। अगस्त 2010 में पप्पू यादव को फिर से जेल भेज दिया गया, लेकिन पप्पू यादव को ज़्यादा दिन जेल में नहीं रहना पड़ा। अजीत सरकार केस में उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिल गई। 17 मई 2013 को हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में पप्पू यादव, अनिल यादव और राजन तिवारी को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बेनिफिट ऑफ डाउट तो बनता है और 21 मई 2013 को पप्पू यादव जेल से बाहर आ गए। इसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ने की उन्हें आज़ादी मिल गई और 2014 में पति पत्नी दोनों ने चुनावी ताल ठोकी। सुपौल से रंजीत रंजन कांग्रेस के टिकट पर और मधेपुरा सीट से पप्पू यादव आरजेडी के टिकट पर दोनों ने जीत दर्ज की। दिलचस्प बात यह है कि जिस शरद यादव के प्रचार अभियान में कभी पप्पू यादव उनकी खुली जीप चलाया करते थे, वही शरद यादव 2014 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव से हार गए। वक्त का पहिया घूमता है और किस्मत कब किसको कहां पहुंचा दे कोई नहीं जानता। 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर चली, देश में बीजेपी की सरकार बन गई, सियासी समीकरण बदल गए। बिहार में भी इसका असर दिखा। लालू प्रसाद यादव कमज़ोर पड़ने लगे और पप्पू यादव उनकी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए आ गया है। लेकिन लालू यादव से उनका विवाद हो गया। पप्पू ने यहाँ तक कह दिया कि लालू प्रसाद यादव उनकी हत्या करने की साजिश कर रहे हैं। मई 2015 में पप्पू यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में आरजेडी से निकाल दिया गया। पॉलिटिकल करियर ग्राफ नीचे की तरफ जाने लगा। इसके बाद 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव ने अपनी एक नई पार्टी बनाई, जन अधिकार पार्टी। पप्पू यादव ने सभी 243 सीटों में से 109 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन नतीजा क्या रहा? 108 उम्मीदवारों को जमानत उनकी जब्त हो गई। एक भी कैंडिडेट जीत नहीं सका। 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों के तौर पर 2019 में पप्पू यादव अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मधेपुरा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन जो पप्पू यादव कभी 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतकर संसद पहुंचते थे, उन्हें इस बार महज 97,000 वोट ही मिले। शरद यादव से करीब 2.5 लाख वोट कम और जीतने वाले जेडीयू प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव से करीब 5 लाख वोट कम। वहीं पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन को भी सुपौल सीट से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के टिकट पर रंजीत रंजन ने चुनाव लड़ा था और जेडीयू से हार गए। पप्पू यादव और रंजीत रंजन दोनों के सियासी सितारे गर्दिश में चले गए थे, लेकिन पप्पू यादव हार मानने वाले नहीं थे। कोरोना संकट काल आया और इस कोरोना संकट काल में पप्पू यादव एक नए मिशन पर निकल पड़े, अपनी छवि सुधारने के लिए। कभी घुटने तक पानी में उतरकर लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाते हुए फोटो खिंचवाते, तो कभी बाढ़ में फंसे लोगों को पैसे बांटते हुए वीडियो बनवाते। बिहार के प्रवासी मजदूरों को बाहर से बिहार आने के लिए
खुद की हेल्पलाइन भी पप्पू यादव ने शुरू की थी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का गठबंधन चंद्रशेखर रावण की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी से की। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से गठबंधन करने में पप्पू यादव नाकाम रहे। इस बीच में साल 2015 की एक और कहानी मुझे याद आती है, सुनाना ज़रूरी है। जब उन्हें आरजेडी से निकाला ही गया था, उन पर एयरलाइन वालों ने आरोप लगाया कि उन्होंने एयर होस्टेस से बदसलूकी की, फ्लाइट के क्रू को धमकाया और फ्लाइट में हंगामा किया। पटना से दिल्ली जेट एयरवेज की फ्लाइट से पप्पू यादव जा रहे थे और इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे कैप्टन सहगल। उन्होंने दिल्ली पहुंचकर एटीसी से शिकायत की कि पप्पू यादव ने फ्लाइट में लंच के दौरान मिठाई अपने पैरों के पास गिरा दी और फिर एयर होस्टेस से कहा कि वो इसे साफ करे। उनके मना करने पर पप्पू यादव ने चप्पल निकाली और कहा कि उन्हें इसी से पीटा जाएगा। कैप्टन सहगल ने हंगामा होने पर बाहर आकर मामला शांत करने की कोशिश की तो पप्पू यादव जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मैं सांसद हूं, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हालांकि इससे उलट पप्पू यादव ने सवाल किया कि अगर ऐसी बात थी तो उन्होंने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की, और उन्होंने दावा किया कि मेरे साथ 4 यात्रियों से फ्लाइट में बदसलूकी की। अभी हाल ही में 2019 में एक बिल्डर ने आरोप लगाया कि पप्पू यादव ने उनसे रंगदारी मांगी। उन्होंने कहा कि 13 नवंबर 2019 को पप्पू यादव का फ़ोन आया और उसके बाद वे पप्पू यादव के घर पहुंचे थे, जहां उनसे पप्पू यादव ने कहा कि राजभवन मार्च निकालना है और उसमें बहुत खर्च होगा, आपको 20 लाख रुपए देने होंगे। बिल्डर का कहना है कि वो वहां से चले गए, लेकिन 14-15 नवंबर को उनको फ़ोन पर धमकी दी गई। बिल्डर ने इससे जुड़ी एक फ़ोन रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दी। साल 2024 पप्पू यादव का धमाका। लोकसभा चुनावों में पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एक बार फिर पूर्णिया से मैदान मार लिया। 23,000 वोटों से जीत गए, लोकसभा पहुंच गए। यानी वो शख्स जो अपनी राजनीतिक जमीन खो चुका था, जो अपने आपराधिक वर्चस्व को पीछे छोड़ चुका था और जो अब ये जान चुका था कि जनता की सेवा से ही वो असली रंगबाज बन सकता है, उसने वापसी की और धमाकेदार वापसी की। आप सोच रहे होंगे कि इस रंगबाज की कहानी में तो बहुत ही अच्छी हैप्पी एंडिंग है, लेकिन पप्पू यादव की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक किस्सा अभी बाकी है। ठीक है, तो अब सुनो उस कहानी का एक और कड़क किस्सा। ये किस्सा है धमकी का, साजिश का, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का। कहानी कुछ यूं है कि पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने एक बम फोड़ा है, एकदम धमाका। उनका कहना है कि पिछले साल 2024 में जेडीयू और पूर्णिया के प्रशासन ने मिलकर उनकी जान लेने की कोशिश की थी। जी हां, आपने सही सुना, जान लेने की कोशिश। ये शुक्रवार का दिन था। पटना शहर में पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया वाले जमा हो गए, कैमरे चमकने लगे और पप्पू यादव ने जो कहना शुरू किया उससे सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले साल लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जो धमकी मिली थी वो सब जेडीयू और पूर्णिया प्रशासन का रचा रचाया खेल था, एक साजिश थी। क्यों? ताकि पप्पू यादव की इमेज खराब हो जाए, उनकी छवि मिट्टी में मिल जाए। पप्पू यादव ने इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच की मांग कर डाली। कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव अकेले नहीं थे, उनके साथ एक और शख्स बैठा था। नाम था राम बाबू यादव। पप्पू यादव ने कहा कि ये वही राम बाबू यादव हैं जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर पप्पू यादव को धमकी दी थी। और राम बाबू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा वो और भी चौंकाने वाला था। राम बाबू यादव ने कबूल किया कि उन्हें आरजेडी नेता हरिकांत सिंह उर्फ चीकू ने जेडीयू ऑफिस में जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार से मिलवाया था। समझ रहे हैं आप? राजनीति के खिलाड़ी भी किसी रंगबाज से कम थोड़े ही होते हैं।
रामबाबू यादव ने आगे बताया कि नीरज कुमार ने उन्हें एक वीडियो बनाने के लिए कहा था। वीडियो में पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देनी थी। इसके बदले में नीरज कुमार ने रामबाबू यादव को 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, नीरज कुमार ने रामबाबू यादव को चुनाव लड़वाने और उनकी जिंदगी बदलने का भी लालच दिया था। सोचिए, सिर्फ एक धमकी वाला वीडियो और जिंदगी सेट, ये था ऑफर। रामबाबू यादव ने कहा कि जब उसे लगा कि उसे फंसाया जा रहा है तो उन्होंने पप्पू यादव से माफी मांगने का फैसला किया। उन्हें जो 2 लाख रुपए मिलने वाले थे वो भी उन्हें नहीं मिले। रामबाबू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि पूर्णिया पुलिस भी इस साजिश में शामिल है, सब मिले हुए हैं। अब जब पप्पू यादव ने इतना बड़ा आरोप लगाया है तो जेडीयू चुप कैसे रह सकती थी। जेडीयू के प्रवक्ता और विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार ने तुरंत पलटवार किया। नीरज कुमार ने पप्पू यादव को चुनौती दी कि वो साबित करके दिखाएं कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से दी गई धमकी के मामले में जेडीयू की कोई भूमिका थी। अगर पप्पू यादव ये साबित नहीं कर पाए तो नीरज कुमार ने उन्हें कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहने की भी चेतावनी दे डाली। नीरज कुमार ने कहा कि पप्पू यादव दाएं बाएं न करें, वो सीधा कानूनी इलाज कर देंगे। उन्होंने कहा कि वो अपराधी, गुंडा और लंपट से डरने वाले नहीं हैं। सोचिए, यहाँ तक के वर्ड इस्तेमाल हुए। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का नाम पप्पू यादव के मामले में ही पहली बार सुना और उन्होंने उल्टा पप्पू यादव पर ही आरोप लगा दिया कि वो ही रो रो कर लॉरेंस का नाम ले रहे थे। तो ये पूरा मामला है। पप्पू यादव का धमाका, जेडीयू का पलटवार और बीच में एक धमकी देने वाला मोहरा रामबाबू यादव। अब देखना यह है कि इस सियासी ड्रामे में आगे क्या होता है। क्या पप्पू यादव अपने आरोपों को साबित कर पाएंगे या फिर जेडीयू कानूनी लड़ाई में पप्पू यादव को मात देगी? और असली सच क्या है? क्या वाकई में कोई साजिश थी या ये सब सिर्फ राजनीतिक स्टंट है? रहस्य ये गहराता जा रहा है। वैसे अब पप्पू यादव प्योर पॉलिटिशियन है, लेकिन एक बात तो तय, पप्पू यादव एक रंगबाज से राजनेता बनने तक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। कभी जुर्म की दुनिया का बादशाह तो कभी लोगों का मसीहा बनने की कोशिश। पप्पू यादव बिहार की राजनीति का एक ऐसा किरदार है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वैसे इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी हिंसा और जुर्म का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। पप्पू यादव की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि ताकत और दबंगई से आप कुछ वक्त के लिए नाम तो कमा सकते हैं, लेकिन असली खुशी और सम्मान तो सही रास्ते पर चलकर ही मिलता है। तो ये था आज का एपिसोड और पप्पू यादव की पूरी कहानी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कड़क देखते रहिए और हमेशा याद रखिएगा, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई में हमेशा उसे हराने की ताकत होती है। बस ज़रूरत है तो सही राह चुनने की। जय हिंद।